हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। पिछला वीडियो हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज है जीएस वर्ल्ड की। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। और नवंबर मंथ की जो करंट पीडीएफ है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 41 से करना है। 2022-23 में जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 2023, इसमें पूछा गया है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट। जो भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिक्टेट कर दूंगा इंग्लिश वाले जो टर्म्स हैं, या फिर लिख दिया करूँगा, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और बाकी जो यूपीपीसीएस प्री के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, ये बाइलिंगुअल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजकोषीय घाटा लिखा हुआ है, तो घाटे से एक चीज़ हम लोगों को समझ में आती है कि इनकी कुछ अर्निंग होगी गवर्नमेंट की। अर्निंग है तो खर्चे भी होंगे, यानी एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो ये जो रेवेन्यू है ये कमाई है, और जो एक्सपेंडिचर है ये खर्चा है। और जब यही खर्चे कमाई से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये घाटा हो जाता है। तब आप ये राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर से, टोटल खर्चे से टोटल रेवेन्यू निकाल दीजिए, तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो टोटल रेवेन्यू है या फिर कमाई है, कमाई तो लोन से भी आती है, कर्जे से भी आती है, इसमें कर्जा ऐड नहीं किया जाता। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने किसी को लोन दिया भी तो होगा, तो उस लोन की अगर रिकवरी होती है तब वो टोटल रेवेन्यू में काउंट होती है। तो यहाँ पे अगर लोन की रिकवरी होती है उस फाइनेंशियल ईयर में, तब टोटल रेवेन्यू में ये लोन रिकवरी को ऐड किया जाता। लेकिन भारत सरकार ने अगर किसी से लोन लिया है तो इस वाले लोन को घटाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा राजकोषीय घाटा हो जाता है। ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखना। तो अब यहाँ पे बता दीजिए 2022-23 का जो राजकोषीय घाटा था, इसमें जीडीपी का कितना प्रतिशत एस्टिमेटेड था? 6.4। आपको एग्जैक्ट याद रखना है। चलिए 42 देखिए। 42 में पूछा है NAFED, इसको लिख लीजिए तो आपको दिख जाएगा। नाफेड के बारे में पूछ रहे हैं। नाफेड तो हम लोग जानते हैं। नाफेड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कृषि विपणन, मार्केटिंग को हिंदी में विपणन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, गुड्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीज़ें नाफेड देखती है। स्थापना पूछा जाता है तो स्थापना याद रखें, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 43 देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कौन करता है? आसान आसान से क्वेश्चन है, हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं इनको। CACP एक संस्था का नाम है। CACP फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। किस फसल का कितना MSP होना चाहिए, ये सरकार को ये संस्था बताती है। बाकी जो फाइनल घोषणा की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे निर्धारण और घोषणा दो शब्द हैं। किसी भी कमीशन का तो काम समझते होंगे ना, किसी भी कमीशन का क्या काम होता है? ये सब एडवाइजरी बॉडी होती हैं। एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये बस सलाह देती हैं सरकार को कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। तो निर्धारण या फिर संस्तुति यानी रिकमेंडेशन कमीशन के द्वारा की जाती है, और फाइनल घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और अगर अभी वर्तमान में देखेंगे तो CACP 23 फसलों पर, 23 क्रॉप्स पर MSP का निर्धारण करती है। और बाकी जो सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है वो 25 फसलों पर क्या MSP होगी, ये 25 फसलें आपको यहाँ पे याद रखना है, और कमीशन के द्वारा 23 याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गन्ने के लिए सरकार के द्वारा MSP की घोषणा नहीं की जाती है। गन्ने के लिए क्या घोषणा की जाती है? FRP बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर C हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला जो कर्व है, वक्र है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर रिलेशन से पूछा गया है फर्टिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्टिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं यहाँ पे ग्राफ को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, तो पॉज कर लेना वीडियो को और ग्राफ को एक बार ऑब्जर्व करना। और हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझा था, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी समझा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत छोटी चीज़ है अगर कंपेयर करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सारांश देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बात घूम फिर के आती है, पर कैपिटा इनकम। हर व्यक्ति पैसा कितना कमा रहा है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? GDP से मेजर करते हैं, NNP से मेजर करते हैं, GNP से मेजर करते हैं। ये सब मेजरमेंट है, जिसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो होता था
वो पर कैपिटा इनकम है, इसी को माना जाता है। और यहाँ पे ये जो आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी पे क्वेश्चन पीसीएस पूछ चुका है। और जिसमें से कुजनेट्स कर्व के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस कर्व के माध्यम से दिखाया जाता है कि आपके देश का डेवलपमेंट और जो इनकम में डिस्पैरिटी है, यानी आय की जो विषमता है विकास में और आय की विषमता में जो रिलेशनशिप है, वो कुजनेट वक्र से देखा जाता है। और इसी से मिलती जुलती बातें आपको लॉरेंज वक्र में भी दिखेंगी। ये भी डिस्पैरिटी को बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है, असमानता को बताता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी इनइक्वालिटी है, ये आपको लॉरेंज वक्र से सीखने को मिलता है। और ये जो बेकर वक्र है, बेकर वक्र में ये क्वेश्चन पूछा ही है, प्रजनन और आर्थिक विकास का जो रिलेशनशिप है वो इस वक्र से देखा जाता। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 45 देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन ऑथराइज है? कॉइन का निर्माण करने के लिए ऑथराइज कौन है? सिर्फ एक ही संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्माण और ढलाई का जो काम है वो भारत सरकार करती है, लेकिन इन सिक्कों का परिचालन कौन करता है? परिचालन के लिए आरबीआई को बनाया गया है। आरबीआई राइट आंसर है। कॉइन्स को जारी करने वाली संस्था तो आरबीआई है ना। चलिए 46 देखिए, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एल सैल्वाडोर हो जाएगा आंसर। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस कॉन्टिनेंट में है बताएंगे? कमेंट करके बताइए। चलिए 47 देखिए, 47 ने पूछा है पीएम पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करती है? किस स्कीम को रिप्लेस किया है पीएम पोषण ने? जो हम लोग मिड डे मील पढ़ते हैं, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1995 में। अब इस स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके दो तीन नाम हैं, पीएम पोषण या फिर इसको पीएम पोषण शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम का पूरा नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है या फिर पीएम पोषण योजना जो है, इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है, इसका टेन्योर पूछा गया था। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था 2022 से लेके 2026 तक के लिए अभी लॉन्च की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 तक ये टेन्योर रहेगा 5 साल का। पर्पज क्या रहेगा? जो मिड डे मील का पर्पज था वही इसका भी रहेगा, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं इनको मील प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 48 देखिए, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई को हम लोग ग्लोबल लेवल पर भी पढ़ते हैं, और आपको ध्यान रखना एमपीआई नीति कमीशन के द्वारा भी जारी किया जाता है और इसको स्टेट वाइज बनाया जाता है। देखा जाता है कि कौन स्टेट, किस स्टेट ने पॉवर्टी पर, निर्धनता पर कैसा काम किया, कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे गरीब है। यानी जो ग्लोबल लेवल पर एमपीआई को रिलीज किया जाता है, इसमें हमें कंट्रीज़ की स्थिति पता चलती है, देशों के बारे में स्थिति पता चलती है। और जो नीति आयोग द्वारा एमपीआई रिलीज किया जाता है, इससे हमें इंडियन स्टेट्स के बारे में पता चलता है। क्लियर है? और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पैरामीटर अक्सर पूछा जाता है, ये किस किस पैरामीटर को लेके बनाया जाता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये 3 पैरामीटर पे बनता है। पहला पैरामीटर होता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, दूसरा पैरामीटर एजुकेशन, और तीसरा पैरामीटर होता है जीवन स्तर। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे निर्धन जो स्टेट है वो तो बिहार है, सबसे गरीब राज्य बिहार है, इसका पहला स्थान है। दूसरा स्थान है झारखंड का। वैसे इन सब क्वेश्चंस को मैंने पीडीएफ में आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ पढ़ते हैं उसमें अच्छे से बना के दिया है, अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो बहुत हेल्प करेगा वो। सबसे ज़्यादा जो दूसरा गरीब स्टेट है वो है झारखंड। यहाँ पे यूपी के बारे में पूछा गया है, यूपी का स्थान तीसरा है। और इसी के अपोजिट अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे कम निर्धन कौन स्टेट है, तो वो तो हम लोग यहाँ पे तुक्के से भी लगा लेंगे, केरल। तो ना ही आपसे केरल के बारे में पूछा जाएगा और ना ही बिहार के बारे में पूछा जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन को क्रम में पूछा जा सकता है। 3-4 स्टेट लिख देगा और क्रम बनाने को बोल देगा, तो क्रम बना लेना। बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर यूपी हो गया। ठीक है, चलिए 49 देखिए, 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये सब तो जान रहे होंगे, ये घोषित कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO बोलते हैं। बी ऑप्शन। इसका नाम क्या है हिंदी में? खाद्य और कृषि संगठन।
ठीक है। चलिए इसके हेडक्वार्टर बताएंगे। हेडक्वार्टर हम लोग पढ़ते हैं रोम में। रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की। इटली में एक बड़ा सुंदर सा आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। इस सिसिली आइलैंड पे एक एक्टिव वॉल्केनो है, नाम बताएंगे? जल्दी से बताइए। माउंट स्ट्रोम्बोली है ना, माउंट स्ट्रोम्बोली। ये सिसिली आइलैंड है कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में है, भूमध्य सागर में। ठीक है। चलिए 50 में क्या पूछा है यहाँ पे? विचार करना है, विचार कर डालिए। और इन योजनाओं को कब लाया गया ये पूछा है। जल जीवन मिशन को स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त को। ईयर कौन सा था? 2019। सौभाग्य बताइए जल्दी से, ये सब तो पुरानी स्कीम्स हैं। सौभाग्य मतलब समझ रहे हो ना, सहेज बिजली वाला। सहेज बिजली जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था। हर घर बिजली योजना जो है उसी का नाम सौभाग्य योजना है। 25 सितंबर 2019। देखिए कितने नज़दीक के क्वेश्चन पूछा है। ईयर दोनों में सेम है, डेट भी याद होना चाहिए तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कठिन क्वेश्चन हो गया। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये पुरानी योजना हो गई है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। और चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको भी 2019 में लॉन्च किया गया था। गोरखपुर से, याद आ रहा? गोरखपुर से लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। तो यहाँ पे सबसे पहले 2016 हो जाएगा, उसके बाद 24 फरवरी 2019, फिर 15 अगस्त और सबसे लेटेस्ट 25 सितंबर 2019। यही हो जाएगा ना। चलिए अब ये सब मिलाते रहना, ज़रूरत नहीं है। कौन सा है इसके बाद? 51 है ना। 51 देखिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। इसको पूछा जाता है किस समिति ने इसको रिकमेंड किया था बनाने के लिए? अशोक मेहता कमेटी। ये कमेटी याद रखें। अशोक मेहता साहब ने इसको रिकमेंड किया था बनाने के लिए इस संस्था को 1957 में, लेकिन फाइनली स्थापना कब हुई? 1965 में। हम लोग PDS के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। FCI संस्था PDS के माध्यम से ही वर्क करती है। ठीक है। खाद्यान्नों की बाइंग की बात हो या फिर सेलिंग की बात हो या फिर स्टोरेज की बात हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है FCI। ठीक है। स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1965 को, 1 जनवरी 1965। चलिए 52 देखिए, यहाँ पे पूछा है कौन कहाँ पे है। मसाला बोर्ड केरल में है। केरल में कहाँ पे? कोच्चि में। रबड़ बोर्ड भी केरल में है, कोट्टायम में। ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, इसलिए दोनों गलत हो गया। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB, ये हैदराबाद में सही मैच है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये सही मैच है। और तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर में है। गुंटूर में तो है, लेकिन गुंटूर कहाँ पे है? ये तेलंगाना में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना खतरनाक ऑप्शन बनाया। गुंटूर तो सही लिखा लेकिन स्टेट गलत लिख दिया। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन जान ली और इस जगह की भी इन्फॉर्मेशन जान ली आपसे, लेकिन ये फाइनली गलत है। गुंटूर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। सही मैच बताना था, C ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, याद रखना। चलिए 53 देखिए, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर KCC योजना कब प्रारंभ की गई? ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये लीड वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर सही हो जाता है तो बल्ले बल्ले है फिर, क्योंकि ये डेट वगैरह और ईयर वगैरह याद होते नहीं जल्दी से। इसका पर्पज़ क्या होगा वो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है। कॉल सेंटर से, किसान कॉल सेंटर है तो कृषि संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगी किसान को वो कॉल करेगा। टोल फ्री नंबर होगा इनका कोई, उस पर कॉल करके जानकारी लेगा। स्थापना की गई थी 21 जनवरी को 2004। ठीक है, जनवरी 2004। ये 21 वगैरह तो नहीं याद रखना यार, अब 2004 ही याद रहे यही बहुत है। तो 2004 याद रखें बस। चलिए 54 देखिए, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? अभी जल्दी से बताइए, रिसेंट में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12 है, जिसमें से सबसे रिसेंट कौन हुई? 12वीं ही हुई। इसका नाम क्या है कंपनी का? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये 12वीं महारत्न कंपनियां हैं। इससे पहले जो 11वीं थी उसका नाम क्या था?
उसका नाम PFC था, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो आपको C ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर 2021 में पूछा तो उस टाइम पे जो रिसेंट थी वो यही थी। किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है? प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, टर्नओवर देखा जाता है। वो प्रॉफिट मार्जिन कितना था इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए या फिर अगले 3 साल तक कितना होना चाहिए, कुछ याद आ रहा? चलिए बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल करना, तब खोज के बताना, लेकिन देखना ज़रूर, कमेंट भली ना करें। पहली कंडीशन मैं बता ही दे रहा हूँ, पहली कंडीशन तो उस कंपनी को नवरत्न तो होना ही चाहिए, तभी नवरत्न से वो जंप करेगी महारत्न में। अब आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बताना, ठीक है। चलिए नेट प्रॉफिट 55 में पूछा है, मई 2022 में पेश किए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या है? बजट से एक बार क्वेश्चन पूछा है तो अब लगभग सारी टेस्ट सीरीज बजट वाले क्वेश्चंस डालने लगी। एग्जैक्ट अमाउंट के साथ पूछा गया था। इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट है 6,15,518 करोड़ रुपए। अब इसको याद रखना तो बहुत कठिन है, लेकिन देखते रहेंगे तो काम हो जाएगा। 6,15,500 इस तरीके से कुछ कोडिंग वोडिंग बना के कर लेना अपना। चलिए यहाँ पे बजट की बात हुई है, बजट थोड़ा सा बताइए किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में बजट लिखा है या फिर और कोई शब्द लिखा है? बजट नहीं लिखा है, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। EFS लिखा है बजट की जगह, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 56 में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंडिया यहाँ पे बहुत बेकार परफॉर्म करता है, वर्स्ट परफॉर्मेंस रहती है। कारण क्या है? कारण एक ही है, ह्यूज पॉपुलेशन। जो इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको जान लेते हैं। इस इंडेक्स को बनाया जाता है एक NGO के द्वारा। 2 NGO हैं, एक आयरलैंड की NGO है और दूसरी जर्मनी की NGO है। आयरलैंड की जो NGO है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो दूसरी NGO है इसका नाम है बेल्दगर हाइफ, ये जर्मनी की है। चूँकि यहाँ पे 2021 का पूछा है तो हम लोग 2021 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 2022 के इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 2021 में रैंकिंग कितनी थी बस इतना जान लीजिए, ये रैंकिंग थी 101। भारत की रैंकिंग 101 थी। 22 में यही रैंकिंग 6 स्थान पीछे हो गई है। हम लोगों ने और पुअर परफॉर्म किया है। ये स्थान कहाँ पहुँचा है? 107। ये सब आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट में। अगर सिर्फ रैंक ही पूछा तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे पूरा देख लीजिए। 2020 में जो स्थान था 94 था, मतलब ठीक था। 2021 में यही स्थिति और पुअर हो गई। 2022 में यही स्थिति, आप 107 देख रहे हैं, यानी यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में इम्प्रूवमेंट वाली बात की है तो उसको आँख बंद करके गलत कर देना, पहली चीज़। इस इंडेक्स से हम लोग को समझ में क्या आता है, ये हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं किस देश में कैसा पोषण है, अल्प पोषण की स्थिति क्या है, कुपोषण की स्थिति क्या है किसी देश में, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे पहला पढ़िए, यह विकसित और विकासशील देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करता है। बिल्कुल गलत है, डेवलप्ड कंट्रियों का यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है। ये यहाँ पे स्थिति मेजर की जाती है विकासशील देशों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकसित देशों में भुखमरी होती नहीं है, वहाँ पे भी अच्छी खासी भुखमरी होती है, बट ये इंडेक्स काम नहीं करता विकसित देशों के लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे हम लोगों ने 21 के बारे में देखा, 2021 में भारत की रैंकिंग 101वीं थी, अभी कितनी है? 107वीं। ठीक है। तीसरा यहाँ पे पढ़िए, सूचकांक का जो मान है 0 से 100 के बीच में होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा भूख की स्थिति उतनी ही विकराल होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखना, स्कोर जितना ज़्यादा होगा उस देश में उतनी ही ज़्यादा भूखमरी है। ठीक है। और लास्ट है, ये 4 पैरामीटर पर बनाया जाता है, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी यानी बच्चों की जो मृत्यु दर होती है, जिसे बाल मृत्यु दर बोलते हैं, 5 साल से कम। ये भी ध्यान रखना, एक बार पूछा था। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है लंबाई नहीं बढ़ पाई बच्चे की, और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है यहाँ पे वजन बहुत ज़्यादा है लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, बी भी सही था 2021 के हिसाब से। 22 की भी स्थिति आपने जान ली है। ठीक है। चलिए 57 देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड है, विश्व का है। इसी तरह नेशनल लेवल का भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे, नेशनल
कंज्यूमर राइट डे। इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 सितंबर। तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। इस बार की थीम याद रखना है आपको, 2022 की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। रह जाएगा याद, फेयर डिजिटल फाइनेंस। चलिए 58 देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर्स की पीडीएफ में ही कर लेते हैं। मैं बार बार इस पीडीएफ पे जोर क्यों देता हूँ? जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत काम की पीडीएफ है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पीडीएफ को सिर्फ पीसीएस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाता ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो अधिनियम था ये 2005 का अधिनियम है। एसईजेड एक्ट कब का है? 2005 का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रभावी पूछा है। लागू कब से हुआ? तो लागू 1 साल बाद हुआ था, 2006 में। इस एक्ट के तहत जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था वो कौन सा बना था? कांडला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कांडला कहाँ पे है? ये गुजरात में। कांडला पोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ये यहाँ पे जो स्पेशल लिखा है, यहाँ पे स्पेशल का क्या मतलब है? यहाँ पे स्पेशल का मतलब बस इतना ही कि यहाँ पे जो भी बिजनेस होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज़्यादातर शुल्क फ्री रहता है। इस जोन में ट्रेड वाले जो कानून होते हैं वो अलग होते हैं। कमर्शियल रूल्स जो होते हैं, कमर्शियल कानून जो होते हैं, ये सब अलग होते हैं इस जोन में। ठीक है, इसलिए स्पेशल है। चलिए 59 देखिए, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु, माइनॉरिटीज़ के कल्याण हेतु, वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कभी कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं। 1975 में ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया था। गरीबी को दूर करने के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1975 में। ठीक है, चलिए 60 देखिए, राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है। यहाँ पे लिमिट पूछा गया है फिजिकल पोजीशन का और मॉनेटरी पॉलिसी का। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो टैक्सेशन है, कर का आरोपण कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का भाग हुआ या फिर राजकोषीय पॉलिसी का भाग हुआ? ये किसका भाग हुआ? राजकोषीय पॉलिसी का भाग हुआ। सरकार बड़े लेवल पर खर्चा भी करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी ये पूरी तरीके से राजकोषीय स्थिति को बताता है। सार्वजनिक व्यय भी पूरी तरीके से राजकोषीय स्थिति को बताता है। और ये जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट भी पूरी तरीके से राजकोषीय स्थिति को ही दिखाता है। क्लियर इतना? यानी आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो टैक्सेशन है ये तो रेवेन्यू का पार्ट हो गया, सरकार की कमाई होती है यहाँ से। और ये जो सार्वजनिक ऋण हुआ, पब्लिक डेट हुआ, ये तो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ। सार्वजनिक व्यय ये भी खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ, है ना। और इन्हीं सब में अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से तो सरकार फ़ायदे में रहती है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से तो उसे हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं। इसी घाटे को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है? इसी घाटे को मैनेज करने के लिए किया जाता है घाटा वित्तीयन, यानी घाटे को फाइनेंस करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? घाटा वित्तीयन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे का वित्त पोषण कैसे करें? यही घाटा वित्तीयन होता है। अब आप सोचिए कि घाटे को फाइनेंस करना है, यानी सरकार को पैसा चाहिए, तो पैसा करने के लिए क्या करेगी? सरकार लोन लेगी। लोन किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, घाटा वित्तीयन है, ये पूरी तरीके से राजकोषीय स्थिति को नहीं दिखा रहा और ना ही पूरी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को दिखा रहा। तो ये बीच की स्थिति हो गई, तो यही सीमा हो गई, यही लिमिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो जाएगा ना, काम चलाओ तो हो ही गया ना। चलो 61 करो। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूछा है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे व्यय होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ता है। पहले इसको समझ लेते हैं। आपने दो तरीके के खर्चे पढ़े हैं सरकार के। एक तो पढ़े हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व जो खर्चे होते हैं, और दूसरे खर्चे पढ़ते हैं कैपिटल। इतना क्लियर? अभी रेवेन्यू खर्चा क्या है? पूंजी खर्चा क्या है? पूंजी खर्चे का मतलब है अगर सरकार के द्वारा किसी चीज़ का क्रिएशन किया जा रहा है, किसी संपत्ति का सृजन हो रहा है, तब तो वो पूंजी खर्चे में आ जाता है। जैसे रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, तो ये क्रिएट ही तो हो रहा है, संपत्ति का सृजन हो रहा है। या फिर सरकार ने कोई ज़मीन ले ली, कोई बिल्डिंग बना दी, या फिर कहीं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई मशीन खरीद ली, है ना, कोई मशीन खरीद ली, या फिर कोई कंपनी ही खरीद डाली, वो कंपनी फिर बाद में पीएसयू बन गई।
बाद में घाटा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन संपत्ति का सृजन तो हो गया। तो ये सब काम करने के लिए जो खर्चा हो रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, पूंजी खर्चा हो गया। अभी रेवेन्यू खर्चे में क्या हो जाएगा? सरकारी विभागों में, सरकारी मंत्रालय में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, सबको सैलरी देना है कि नहीं देना है? सबको पैसा देना है, वेतन देना है। यहाँ पे जो खर्चा होगा सरकार का, ये रेवेन्यू खर्चा हो जाएगा। सरकार ने कुछ टैक्स कलेक्ट किया, अब ये टैक्स स्टेट को भी चाहिए। राज्य तुरंत हाथ फैला के आ जाएंगे कि भैया हमें भी दो इसमें से हिस्सा, और हिस्सा होता भी है। तो ये जो राज्यों को पैसा जा रहा, ये भी तो रेवेन्यू खर्चा होगा, है ना। यहाँ पे कोई संपत्ति थोड़ी ना सृजित हो रही है, ये तो पैसा खर्च ही हो गया, मिट गया। या फिर सरकार ने कभी किसी से लोन लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, तो इस लोन पर जो ब्याज देना है वो भी तो खर्चा हो रहा है ना। लोन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट जो जा रहा सरकार की जेब से, तो ये सब खर्चे सारे कहाँ पे आ जाएंगे? रेवेन्यू में आ जाएंगे। क्लियर है? अब तो हो जाएगा ना। चलिए अब इसको इरेज करते हो जल्दी से। तो पहला पढ़ लीजिए, अब किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात लिखी हुई है। दूसरा, राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल होता है। ये भी तो सही है, दोनों सही हैं, दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 देखिए, यहाँ पे पूछा है IMD के वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में बताना है, भारत की रैंकिंग क्या है। यहाँ पे भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, 37 रैंक है इस बार, पिछली बार 43 थी। तो देखो आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 2021 में रैंकिंग थी 43 और ये 2022 की स्थिति है 37। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो IMD लिखा है इसका क्या मतलब है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता। ये संस्था है कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें टॉप पोजीशन किसकी है? डेनमार्क की है, डेनमार्क। और सबसे लास्ट जो पोजीशन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये लग नहीं रहा, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला ये लास्ट है, इसकी रैंक हो जाएगा। चलिए 63 देखिए, 63 में क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में किस जगह संपन्न हुआ? जिनेवा करेक्ट आंसर है, जस्ट फैक्ट है, करंट अफेयर्स याद कर लेना है। यहाँ पे पीयूष गोयल साहब ने भाग भी लिया था, कमर्शियल मिनिस्टर जो हैं, वाणिज्य मंत्री। 64 देखिए, भारत का किस देश के साथ बायलैटरल द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सेपा मई 2022 से प्रभावी हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा बोलते हैं इसे, 2022 से ये प्रभावी हुआ। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किस देश के साथ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संयुक्त अरब अमीरात, UAE। चलिए 65 देखिए, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? इसको कर चुके हैं हम लोग, कई बार कर चुके हैं, क्योंकि ये आज की स्कीम तो है नहीं, 2010 की स्कीम है। इस स्कीम के तहत वीमेंस को, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स डेवलप की जाती है, महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। ठीक है, चलिए 66 में मैच करा दीजिए जल्दी से। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है। फाइनेंस कमीशन के बारे में तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको देखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं जूम ही कर दे रहा हूँ। ठीक, इतना ही ठीक है। पहले तो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है ये जल्दी से बताइए। 280 में है, 280 में फाइनेंस कमीशन। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। प्रेसिडेंट साहब कहाँ पे हैं? ये 52 में है। पहला जो फाइनेंस कमीशन था इसको गठित किया था, कब किया गया था? 1951 में। गठन कौन करता है ये आपने सीख लिया, प्रेसिडेंट करते हैं हर 5 साल पे। और अभी कौन सा चल रहा? 15वां चल रहा। अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, हम लोग पढ़े हैं कई बार। कब से कब तक का है ये भी तो क्वेश्चन पूछा है कई बार। फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25-26, 5 साल हो गया। पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे KC नियोगी। ठीक है, और अभी जो चल रहा है रिसेंट में 15वां भी यहाँ पे आप लगा देंगे NK सिंह। 10वां जो था वो KC पंत साहब थे, 10 में KC पंत साहब थे, 12 में C रंगराजन। अगर ये पूछे 15वां फाइनेंस कमीशन गठन कब किया गया था, तो ये 2017 में किया गया था। ठीक, 2017 में गठन हो गया था, लेकिन एक्टिव कब से कब तक है ये आपने यहाँ पे देखा, 21-22 से लेके 25-26। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 67 देखिए,
यहाँ पे असत्य बताना है। पहले में लिखा है सार्वजनिक उद्यमों यानी PSUs, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं में सरकार की अंशधारिता यानी शेयर होल्डिंग में कमी लाना विनिवेश कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सही लिखा है तो। अपनी हिस्सेदारी ये बेच देते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर को, है ना, प्राइवेट प्लेयर को बेच देते हैं। दूसरा है विनिवेश निजीकरण करने का माध्यम है, तो ये सही है। तीसरा है प्रॉफिट पर, लाभ पर काम कर रही किसी सार्वजनिक उद्यम का विनिवेश नहीं होता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ क्या रहता है, जो PSUs लॉस में चल रही हैं इन्हीं को निकालने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। जो PSUs घाटे में रहती हैं इन्हीं का डिस इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये भी सही है। चौथा लिखा है भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार 1995-6 में हुआ जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बताइए सही है गलत है। तो ये बात तो सही है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, लेकिन इस समय पे नहीं थे, 1991 में थे। ठीक, तो ये गलत हो गया, गलत बताना था। चलिए तो मैं यहाँ पे अरेंज करके इसको मार्क कर दे रहा हूँ। 68 देखिए, 68 में क्या है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार देख के जाना एग्जाम से पहले। वैसे मैं बार बार रिवाइज कराता रहूँगा इन सब चीज़ों का। फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। पहला फैक्ट तो हम लोग ये जानते हैं कि इसको हर 2 साल पर रिलीज किया जाता, ये 2 साल याद रखना है। इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, जल्दी से बताइए। एक संस्थान है, देहरादून में है, आप लोगों को पता होगा, क्या नाम है, FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, वेरीफाई करके बताना। तैयार इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, और रिपोर्ट को रिलीज कौन करेगा, ये तो सरकार ही करेगी, है ना। मंत्रालय बने हैं, मंत्रालय पूरा क्रेडिट ले जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, देश में कुल वन आवरण। यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, पहले उनको देख लीजिए। पहला शब्द है फॉरेस्ट कवर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वन आवरण, वन का आवरण। और दूसरा शब्द होता है ट्री कवर। ठीक है, ट्री कवर, ट्री को क्या बोलते हैं, वृक्ष, तो ये वृक्ष आवरण हो जाएगा। तो अब आप बताइए वन आवरण ज़्यादा होगा देश में या फिर वृक्ष आवरण होगा। ऑब्वियसली वन आवरण होगा, जहाँ पे एक ही जगह पे एक साथ वृक्ष लगे हैं, तो ये वृक्ष आवरण तो होगा नहीं, इसको फॉरेस्ट का आवरण बोलेंगे, वन का आवरण बोलेंगे। और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ कुछ पेड़ लगे हैं, ये वृक्ष आवरण में आ जाएगा, ट्री कवर में आ जाएगा। पहला पढ़िए, देश में कुल फॉरेस्ट कवर 71.33 मिलियन हेक्टेयर में है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे पढ़िए, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया का 21.71% है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। फॉरेस्ट कवर कितना है देश का, 21.71% टोटल एरिया का। और ये टोटल एरिया है कितना, कितना पढ़ते हो जल्दी से बताइए। लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यही पढ़ते हो ना। ये फैक्ट भी याद रखा करें, काम आता है। 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 21.71% भाग फॉरेस्ट कवर का है। तो ठीक है, फॉरेस्ट कवर देख लिया। दूसरा पढ़िए, देश में कुल वृक्षावरण, यहाँ पे ट्री कवर पूछ लिया। ट्री कवर बहुत कम है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 9.57 मिलियन हेक्टेयर। और ये कितना था फॉरेस्ट कवर, बहुत बृहद था, लेकिन ये याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। फॉरेस्ट कवर मैं फिर से लिख रहा हूँ, फॉरेस्ट कवर 21.71% और ट्री कवर 2.91%। इन दोनों को जल्दी से जोड़िए, इन दोनों को जल्दी से जोड़िए आप। तीसरा फैक्ट ये निकल के आया, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, टोटल है फॉरेस्ट कवर का और ट्री कवर का। यहीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़िए, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र में तो नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में है ना, फिर गुजरात में है। यही पढ़ते हो ना, वेस्ट बंगाल फिर गुजरात पढ़ते हो, उसके बाद पढ़ते हो आप अंडमान निकोबार। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये गलत पॉइंट है, ठीक है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, ये गलत लिखा है, तीसरा गलत है। ये सीक्वेंस याद रखें, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। चौथा लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। ये भी सही है। यहाँ पे तीसरा गलत था, तो कौन सा सही हो जाएगा, गलत ही पूछा था क्या, अच्छा गलत पूछा है तो ई हो जाएगा सही। चलिए 69 देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक
एफडीआई को आकर्षित करता है। बड़े बड़े देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसी से रिलेटेड हैं ज़्यादातर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में कितना होगा? फोर्ड आई थी, जैसे तैसे काम किया, फोर्ड ख़त्म हो गई। इंडिया में अब फोर्ड है ही नहीं। एक धांसू गाड़ी बना के गई है एंडेवियर, है ना, एंडेवियर, अब नहीं बनती है, ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया, अब नहीं बनती। कंपनी बोरी है बिस्तर उठा के चली गई। चलिए 70 देखिए। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल, मैं इरेज कर दूं पहले इसको। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? ये तो सही है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं, लेकिन कहाँ के? नगर में जो हैं, इनको कैसे पहचानोगे? इनको पहचानने के लिए एक समिति बनी, उसी समिति का नाम इन्होंने पूछा है। वो समिति कौन सी है? प्रोफेसर एसआर हासिम, प्रोफेसर हासिम समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो इतना कीजिए, मिलते हैं 71 से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।